हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आज 7वां प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि 5 प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं अपने से खुद, मतलब क्वेश्चन को चुनकर बनाकर आप लोगों के लिए सहजता के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद 6वां क्वेश्चन हमारा रहता है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसके बाद फिर 5 क्वेश्चन लगातार चलेंगे और उसके बाद हमारा एक फिर आएगा प्रीवियस ईयर पेपर। और देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिस सेट में किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपए में खरीदता है। वह 10% की छूट देने के बाद उस पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य जानते हैं आप लोग, एमआरपी जो होता है, एमआरपी, उसका एमआरपी पूछा है। और जानते हैं छूट जो मिलता है ना, वो एमआरपी पर ही दिया जाता है। तो इसका एमआरपी अगर हम मान लें यक्स रुपया है, ठीक, यक्स रुपया है एमआरपी, और दुकानदार जो है 360 रुपया में उसे खरीद कर लाया है। 10% क्या किया, छूट दिया। अब देखिए इसका अंकित मूल्य जो है यक्स रुपया है, यक्स रुपया तो है ही, लेकिन अगर 10% छूट दिया है तो तब पर भी इसको 90% में तो बेचा है ना, 90% में बेचा है। तो ये इसका हो गया एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, इतने में बेचा हुआ है। और सीपी दिया हुआ है 360। तो इसका वास्तविक लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी क्या होता है, वास्तविक लाभ 360, ठीक। और उसके बाद लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत सीधी सी बात कहा जाएगा वास्तविक लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब 360, और मल्टीप्लाई में क्या होता है 100%। और ये क्या है वास्तविक लाभ, और लाभ प्रतिशत क्या है 25% है, 25% है। तो परसेंट से परसेंट तो पहली बार कट गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 बार में। ये कटेगा कितनी बार में 90, 90 चौके 360। और उसके बाद इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 90 बराबर, इसको इससे अगर काट दे तो क्या हो जाएगा 9 यक्स बटे 10 माइनस 360। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा हमारा 9 यक्स बटे 10 बराबर, इसको जोड़ेंगे 360 और 90 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 450, ठीक, 450 होगा। तो इसको अगर हम काटते हैं 9 9 9 पचे 45, 50 बार में, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 500। और यक्स हम किसको माने हैं, अंकित मूल्य को माने हैं, और अंकित मूल्य ही पूछा है, तो 500 रुपया। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष बाद 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा। ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्र धन तो नहीं पूछा है, टोटल धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे नहीं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें सीधी सी बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूला होता है जो P1 प्लस R बाई 100, उसके पावर में जो होता है समय होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक लेते हैं। इसमें से एक लेंगे, क्या है 12% है, तो 12% 1 प्लस 12% मतलब 12 बाई 100, और उसके बाद समय क्या है 2 है, ठीक ना। इसको भी साइड में रखते हैं। अब देखिए इसको अगर काटते हैं तो क्या होगा 4 3 12 और 25 चौके 100, ठीक। तो 25 से कम 25 3 28 हो जाएगा, 28 बटे 25, 28 बटे 25, 28 बटे 25 का स्क्वायर, ठीक। इसमें से हम कुछ चीजें लेते हैं। देखिए हमें ब्याज केवल पूछा है, तो लिखेंगे क्या 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर रखे तो क्या होगा 28 25 हो जाएगा कितना 53, और इन दोनों का अंतर कितना है 3 का है। तो इनको अगर हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा 159, ठीक, 159 मिला हमें। अब क्या करेंगे हम लोग, धन कितना है 12,500, तो 12,500 लिखते हैं, और ये नीचे वाला जो है इसका कर देते हैं स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा हमें 125, फिर 625 मिलेगा, 25 25 से हम 625 मिलेगा। और उसके बाद गुणा कर देंगे किससे 159 से, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें
125 से कम 125 और 125 बच्चे 625। ये मिला हमें क्या यहाँ 12,500 है भाई, एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया है। ठीक, तो यहाँ मिलेगा 100, ये मिलेगा 20 और 20 का गुणा जब करेंगे कितना 159 में तो मिलेगा हमें 9 दूनी 18, 15 दूना 30, 31 और 0 3180, 3180 जो कि ऑप्शन सी में है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकान का जो मालिक है कुछ कपड़े 5,555 रुपए में खरीदता है और मरम्मत पर 445 रुपए खर्च कर देता है। ठीक, और फिर उसे 12,000 रुपए में बेच देता है, उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कर रहा है, देखिए पहली बात तो उसको जो लागत लगाए कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना पड़ा, देखिए खरीदा इतने में है वो 5,555 रुपए में, लेकिन 445 रुपया जो है उसका मरम्मत में भी लग गया है 445 रुपया। अब टोटल हो कितना जाएगा, वो कितने में खरीद उसका पड़ गया, मतलब उस पर कितना खर्च कर दिया वो 6,000 खर्च किया है, 6,000 खर्च किया, अब बेचा कितने में है 12,000 में, तो फायदा कितने हुआ, वास्तविक लाभ जो है 6,000 का है, तो वास्तविक लाभ जो है 6,000 का है और कितने पर है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 6,000, मतलब इस खरीद इतना पड़ गया ना उसका, मरम्मत और खरीद लेकर टोटल कितना पड़ गया उसका 6,000, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6,000 और इसका परसेंटेज निकाल देना है, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा 100% लाभ कमाया है, ठीक गुना में बेच के, ठीक 100%, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार संख्या का औसत 20 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले चार संख्याओं का औसत जो है 20 है, तो चार संख्याओं का योग कितना होगा, ये चारों संख्याओं का योग होगा 4 गुणे 20 मतलब 80 होगा, और उसके बाद पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली संख्या x होगा तो बाकी सब संख्याओं का योग कितना होगा 80 माइनस x, 80 माइनस x होगा बाकी संख्या है, और पहली संख्या x है, तो x क्या है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, मतलब अगर पहली संख्या को अगर 3 गुना करें तो बाकी सब संख्याओं का क्या है बराबर में आएगा। ठीक, तो इसको अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 80 बराबर 4x, तो x बराबर हो जाएगा 20, तो मतलब पहली संख्या जो होगी हमारी 20 होगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शेयर की कीमत 400 रुपए है, पहले दिन इसकी कीमत जो है 10% बढ़ जाती है, दूसरे दिन 20% घट जाती है और तीसरे दिन फिर 10% बढ़ जाती है, तो शेयर की कीमत में वृद्धि और गिरावट क्या है। ठीक, देखिए 400 है, पहले दिन 10% बढ़ रहा है, मतलब 10% बढ़ गया, और दूसरे दिन 20% घट रहा है, मतलब, और तीसरे दिन 10% बढ़ रहा है। ठीक, तो इसको अगर हम करते हैं 11/10 और ये क्या हो जाएगा 20×5 हो जाएगा 4/5 और हो जाएगा 11/10। ठीक, डबल जीरो से तो डबल जीरो गया भाई, और इसके बाद क्या बचेगा 11 का 11 में गुणा करेंगे हो जाएगा 121, गुणा में क्या हो जाएगा 16/5, अब 5 से इसको काटते हैं तो क्या मिलेगा, इसको इससे काटेंगे तो मिलेगा 121 गुणे 3.2, अब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 12×36 मिलेगा हमें 387 रुपया, 387 रुपया और
20 पैसा, 387 रुपया 20 पैसा ये मिला। तो अब देखिए 400 का शेयर था और फाइनल में 387 रुपया 20 पैसा हो गया, तो मतलब कितना गिरावट हो गया भाई? 12 रुपया 80 पैसा। 12 रुपया 80 पैसा गिरावट हो गया। और कितने पर गिरावट हुआ है? 12 रुपया 80 पैसा गिरावट हुआ है 400 पर। ठीक, तो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 4×3=12 और 4×2=8, 3.2%। 3.2%। और ये आप जानते हैं कि 400 से क्या हो गया? 387 हो गया, तो गिरावट ही आ, और वृद्धि तो हुई नहीं है इसमें, तो गिरावट हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है, 3.2%। कह रहा है 2 वर्षों में 7700 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज दर 3% है? ब्याज दर 3% है, तो ये फार्मूला लगाते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। 1 प्लस 3% है ना, तो बस इतना लेते हैं, 2 वर्ष का है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 103/100। तो इसमें 2 वर्ष का है, तो इसका स्क्वायर करके घटा देंगे, मतलब इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक, अब देखिए ये ट्रिक है भाई, तो कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला लगाएंगे थोड़ा लंबा जाएगा। ये हो जाएगा 103 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक, ये 100 का स्क्वायर हो गया, 103 का स्क्वायर। इन दोनों को अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे बार, एक बार घटाएंगे, घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और जोड़ेंगे तो मिलेगा 203। 203 गुणे 3 मतलब 609। 609 बचा। अब देखिए अब क्या करना है हमें? धन कितना है? 7700 है। अब क्या बोले थे? पिछले नीचे वाले का क्या करना है? अगर 2 है तो स्क्वायर कर देना है, 3 है तो क्यूब कर देना है। स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 10,000। ठीक, अब गुणे में क्या करना है? 609। 609। अब क्या करना है? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 7×42, 7×42 43, और 9 है, तो ये हो जाएगा 46 के आसपास में। ठीक, 46 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 46 यही है ऑप्शन में, कुछ ज्यादा करना नहीं है, फालतू का समय बर्बाद होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना है तो हानि या लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य 2 गुना है, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। अगर क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 1 है तो हानि ही होगा, और हानि कितने का हुआ? 1 का हुआ, और क्रय मूल्य पर हुआ। ठीक, क्रय मूल्य पर हुआ तो क्या होगा? परसेंटेज निकाल देते हैं। 50 मिलेगा, 50%। 50% हानि ही होगा ना भाई, क्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा का खरीद कर कम में आधे दाम में बेच दे रहा है, 50% हानि। हाँ, करा इस भिन्न में जो है सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 5/6 लिख देते हैं, गुणे में 54 गुणा नहीं करेंगे भाई, 54/71 और 29/41 और 13/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड क्या होता है भाई? इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 71 होता है 355। ठीक, और ये क्या होगा? 6×4 = 24, 5×6 = 30, मतलब 324। अब इन दोनों का कंपेयर करें तो ये वाला बड़ा निकल गया, और पूछा है सबसे छोटा, बड़ा निकल गया तो इसको खत्म कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं हमारे पास। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा हमें 4×5 = 20, 22, 14, और इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा हमें 20, 7×21, लगभग 20, 21 के करीब में जाएगा। 20×59। ठीक, और तब इसमें से कौन बड़ा निकला? ये वाला बड़ा निकल गया, ये बड़ा निकला तो इसको खत्म कर देते हैं। अब इन दोनों का कंपेयर करना है, अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? अब इन दोनों का करेंगे तो मिलेगा हमें कितना?
इसका मिलेगा 435 और इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा हमें, नहीं 4 533। अब इसमें कौन सा बड़ा निकल गया, ये वाला बड़ा, तो ये काट दिया, फाइनल में क्या बचा, ये आंसर हो गया 29/41 जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन करा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 35 और 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10, 18 और 25 बचेंगे। तो क्या करना है, और अभीष्ट संख्या की अंकों का योग कितना होगा। पहली बात तो संख्या निकालते हैं, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इन सबका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब 27, 35 और 42, इन सबका एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो मिलता कितना है 1890। ठीक, अब देखिए अंतर इन सब में कितना है शेषफल के और इसमें, क्रमशः की बात कर रहे थे, इससे है, इससे भाग देंगे तो 10 आएगा मतलब 17 का अंतर है, इससे भाग देंगे तो 18 आएगा मतलब 17 का अंतर है, और 42 से 25 आएगा मतलब यहाँ भी 17 का ही अंतर है। 17 का अंतर है तो क्या करेंगे 17 जोड़ देते हैं, 17 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1907। ठीक, तो वह संख्या 1907 है जिसमें इन सबसे भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल मिलेगा हमें। ठीक, तो अब क्या करा है इन सबका योग, अंकों का योग, मतलब 9 1 10, 10 7 17, 17 जो कि ऑप्शन ए में है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार प्लांट की भुजा की लंबाई और परिणाम ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल इतना है। अरे भाई क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देते हैं, वर्ग है तो 400 है मतलब 20 आएगा, 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर तो आ गई, 20 मीटर एक क्या है भुजा है, और भुजा और परिमाण दोनों कहा है तो समय बचाने के लिए ऑप्शन का सहायता ले लेते हैं। देखिए 20 किसी में है, यही है, इसी ऑप्शन को मार देते हैं, या फिर अगर हमें परिमाण निकालना भी है तो क्या करेंगे, वर्ग का परिमाण क्या होता है 4 गुणे भुजा मतलब 20, कितना 80। ठीक, जो कि ऑप्शन बी में है पहले से ही। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भूमि के एक आयताकार प्लाट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल, अरे भाई क्षेत्रफल दिया है लंबाई दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई दिया है तो चौड़ाई चलो x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 880/44, तो ये कितना होगा 44 दूना 88 मतलब 20 होगा, x बराबर 20। ठीक, x बराबर 20 होगा मतलब चौड़ाई जो है उसकी 20 होगी, 20 जो कि ऑप्शन डी में है और कुछ था नहीं इसमें। हाँ, दो संख्याओं का एलसीएम इतना, ये तो एकदम मक्खन सा सवाल है भाई। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया है तो पहली संख्या गुणे पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक, तो पहली संख्या दिया हुआ है 45, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, एलसीएम दिया है 120 और एचसीएफ दिया है 15। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 120 पूरे 15 बटे में 45, क्या हो जाएगा 15 तिया 45 और 3 40 तिया 120 मतलब 40 हो जाएगा, सेकंड संख्या 40 हो जाएगी जो कि ऑप्शन बी सी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का 2 गुना होगा पिता की आयु। ये देखिए क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फेंक कर मारिए। ठीक, देख लेते हैं, देखिए मान लेते हैं बच्चों का, 5 बच्चों का आयु का जो योग है यक्स है तो पिता का भी यक्स ही होगा क्योंकि बराबर है। 5 बच्चों का योग जो है, 5 बच्चों के आयु का जो योग है कितना है यक्स है, तो पिता का भी यक्स ही होगा। अब 15 साल बाद की बात करें, 15 वर्ष बाद की बात अगर हो तो 15 वर्ष बाद अगर होगा तो पिता की उम्र जो होगी या फिर बच्चों की उम्र जो होगी, अब 15 साल बाद 5 बच्चों की उम्र बढ़ेगी ना भाई, 5 बच्चों की उम्र जोड़ेगी मतलब
और ये सब पांचों बच्चे की उम्र जो है इसके पिता की उम्र से 2 गुना हो जा रही है, मतलब पिता की उम्र को अगर 2 गुना करें तभी इसके बराबर आएंगे 15 साल बाद। अब इसको कर लेते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 75 में से 30 को घटाएंगे मिलेगा 45। ठीक, यक्स यहाँ माने थे बच्चों के पांचों बच्चों का योग और पिता का उम्र भी माने थे, तो पिता का उम्र ही पूछा है, पिता का आयु मतलब 45 वर्ष। 45 वर्ष जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन करा है कि यदि ए संबंधी बी 39-42 है और बी सी, देखिए इसको आराम से कर लेंगे। ए संबंधी बी कितना है 39-42 है और बी संबंधी सी कितना है 21-13 है। तो ए संबंधी सी करना है, दोनों का गुणा कर देंगे, बी से बी इलिमिनेट हो जाएगा ना। ए बी गुणे बी सी बराबर 39-42 और 21 है 21-13, 13 तिया 39, 21 दूना 42, 3 संबंधे 2 हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए संबंधे सी बराबर हो जाएगा 3:2 जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम सिंपल है। हाँ, अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल को 45 सेकेंड में और पुल पर एक खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत मस्त है और टफ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, हो जाएगा आराम से। ये क्या है कि ये स्पीड तो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिए कहा क्या रहा है। एक पुल बना हुआ है, ठीक, एक पुल है, ठीक, इस पुल से ट्रेन जो है गुजर रही है, तो इसको कितने सेकंड में पार कर रही है 45 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, तो 45 सेकंड में पार कर रही है, तो बात समझिए 45 सेकंड में पार करेगी तो इस पुल की लंबाई तो इतना चलवे करेगी, लेकिन इसका जो आगे वाला भाग है, यहाँ पे पीछे वाला भाग अगर आ जाएगा, ट्रेन इस तरीके से हो जाएगी तभी तो पार कर पाएगी। अगर 1 इंच भी अगर इस पर उसका भाग है तो पार तो नहीं की है अभी तक। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ इसका आगे वाला मुख्य यहाँ है, अब आकर यहाँ होगा तभी पास होगी। तो पास होने के लिए देखिए पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई की इतना दूरी वो चलने पड़ेगी। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 45 सेकंड में इतनी दूरी वो चल रही है। ठीक, ये बात समझिए। अब दूसरी बात कर रहा है कि इस पुल पर कहीं खंभा है, चलिए मान लेते हैं खंभा है। ठीक, इस खंभे को अगर पार करेगी ट्रेन, तो देखिए ये ट्रेन है, यहाँ ट्रेन यहां से अगर यहां चली जाएगी, पिछला भाग यहां हो जाएगा, अगला भाग यहां आ जाएगा। ठीक, तब ये पार मानी जाएगी इस खंभे से। तो पार मानी जाएगी तो यहाँ क्या चल रही है, केवल अपनी दूरी को कवर कर रही है। ठीक, तो देखिए दोनों कंडीशन में दिया है, खंभे को पार कर रही है तो 18 सेकंड में, मतलब अपनी दूरी जो चल रही है कितना समय में चल रही है 18 सेकंड में चल रही है। तो 18 सेकंड में जो दूरी होगी उसकी ट्रेन की दूरी होगी, ट्रेन की लंबाई, और जो 45 सेकंड में चल रही है तो ट्रेन और जो पुल है दोनों की लंबाई चलेगी। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। इसके लिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए पहली बात समय दिया है, सेकंड में दिया है। ठीक, तो इसको हम लोग क्यों ना मीटर पर सेकंड में अगर बदल लें इसकी चाल को, तब तो काम हमारा इजी हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 70 किलोमीटर पर आवर है, तो 70 में क्या करते हैं, छोटी इकाई में बदलना है, किलोमीटर से मीटर में, तो छोटा बड़ा रहे ऊपर रहेगा और बड़ा नीचे, और 18:5 का ही रेशियो रहता है। ठीक, 18:5 याद रखिए, अगर बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर रहेगा, और छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करना है, बड़ा ऊपर रहेगा। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 2 बार में काटे तो हो जाएगा 35, 35 दूना 70 और 9 दूना 18। अब तो कटने वाला है नहीं, तब 35 पचे कितना होगा, तो 5 पचे 25 और 5 ते 15, 15 दू 17, मतलब 175/9। ये हो गया मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। ठीक, अब मीटर पर सेकेंड की होगी, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि 45 सेकेंड में जो है पुल और ट्रेन दोनों की जो दूरी वो कवर कर रही है, पुल की भी और अपनी भी दूरी, तो कितने समय में कर रही है, मतलब
वो कितनी दूरी होगी, पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चाल दिया हुआ है, चाल में समय से गुणा कर देंगे तो दूरी पता हो जाएगा। ये दूरी कितना कर रही है, पुल और ट्रेन दोनों की कवर कर रही है। तो हो जाएगा 175/9, 45 सेकंड में मीटर पर सेकंड में हो गया, तो सेकंड को आसानी से रख सकते हैं। या फिर इसी में रखना है तो इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे तभी काम बनेगा, और घंटा में बदलने के लिए थोड़ा लोचा हो जाएगा, फ्रैक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना होगा, 5 9 45, 5 और 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 7 35, 2 37 और 5 1 5 और 5 3 8, 875 मीटर दूरी जो तय की है, ये क्या होगा, रेलगाड़ी और पुल दोनों की दूरी होगा। ठीक, अब कह रहा है कि 18 सेकंड में जो चल रही है, केवल रेलगाड़ी अपनी दूरी तय कर रही है, तो 18 सेकंड में चलेगी तो स्पीड तो वही है। अठारह सेकंड में कितना होगा भाई, तीन सौ पचास मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई जो है 350 मीटर है, और कह रहा है पुल की लंबाई पूछा है, ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई इतनी है, तो घटा देते हैं, एकदम सिंपल सा हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 525 मीटर। 525 मीटर पुल, और केवल पुल की लंबाई होगी 525 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करा है, शांत पानी में, देखिए क्वेश्चन बड़ा मस्त है, जल और धारा से संबंधित है, नाव और धारा से। देखिए कह रहा है, शांत पानी में नाव की गति धारा की गति का 4 गुना है। ठीक, तो नदी में जो है बिंदु यक्ष से बिंदु तक जाने में, ठीक ना, यक्ष से बिंदु यक्ष तक जाने में, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, अब तक जाने में और फिर यक्ष से वापस आने में, फिर वापस लौटने में नाव को कुल 7.2 घंटे लगते हैं, यदि नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी है 270, ठीक, 270 मीटर है। तो शांत जल में नाव की चाल, देखिए नाव की चाल, पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से दोनों की चाल हम लोग डिफाइन करते हैं। शांत जल में नाव की गति जो है धारा की गति का 4 गुना है। ठीक, धारा की गति अगर मान लेते हैं हमारा क्या है, ए है, धारा की गति ए है, तो नाव की गति क्या होगी, नाव की गति 4a होगी, क्योंकि 4 गुनी है। ठीक, 4a होगी, 4a होगी। धारा की गति से 4 गुना है तो 4 गुनी होगी। ये धारा मान लेते हैं, धारा की गति a और नाव की गति 4 गुनी है तो 4 गुनी हो जाएगी, 4a। अब देखिए, अब कह रहा है एक पॉइंट से जा रही है और वापस आ रही है, मतलब और टोटल दूरी चली है 270 किलोमीटर, मतलब आधा आधा होगा ना, 135 किलोमीटर। तो देखिए 135 किलोमीटर चली, तो तब चली जब धारा उल्टा बह रहा था, उल्टा बह रहा था। और 135 किलोमीटर कब चली, जब धारा सीधा बह रहा था। जब धारा सीधा बहेगा जिधर नाव जा रही है, मतलब अनुकूल बह रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, मतलब धारा सपोर्ट करने लगता है ना नाव को जाने में। तो देखिए ये अनुकूल वाला है, अनुकूल में अगर जाएगा तो a + 4a होगा, और a समय हो गया, और दूसरा समय क्या होगा, 135 किलोमीटर कब जाएगी, जब धारा क्या होगा, विपरीत चलेगा, धारा विपरीत चलेगा। तो नाव की स्पीड तो ज्यादा है भाई, तो उसको आगे रख लेते हैं। ठीक, और इन दोनों के बाद ये चल रही तो कितना समय ले रही है, 7.2 घंटा, मतलब इसको लिख लेते हैं 72/10 घंटा, दशमलव हटा देते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, 135/5a प्लस 135/3a बराबर 72/10। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका लसा ले लेते हैं, लसा लेंगे तो क्या मिलेगा, 15a मिलेगा,
अब इसको हम करेंगे तो मिलेगा हमें 3 × 135 और प्लस मिलेगा 5 × 135 बराबर मिलेगा 72/10। 72/10 मिलेगा। इसको चाहे तो अगर काट सकते हैं इससे 2 बार में, 3 बार में, ठीक। और इसको अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा हमें, 135 दिया कितना हो जाएगा, 405 और इसका 5 में जब गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें, 5 × 5 = 25 और 5 × 15 2 17 और 5 × 5 5 × 6 बटे में क्या होगा, यहाँ 3a बचा है और यहाँ क्या बचा है, 72 का आधा हो जाएगा 36, ठीक। अब इसको अगर इधर कर देते हैं तो मिलेगा हमें इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहले जोड़ेंगे, मिलेगा 10 7 8 10 10 80 बराबर क्या मिलेगा, इसको जब गुणा करेंगे 36 × 3a, ठीक। तो इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, मिलेगा 18 और a मिलेगा हमें मिलेगा 540। फिर से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 9 और a कितना मिलेगा हमें 270। 270 बराबर क्या मिलेगा 27a, ठीक। 27a मिलेगा, 27a तो a बराबर मिल जाएगा हमें, 270 है तो कट जाएगा, मिलेगा 10। तो a मिली हमें धारा की चाल, a हम का माने थे धारा की चाल मिली, और जब धारा की चाल मिली तो नाव की चाल कितना मिलेगी, नाव की चाल मिलेगी 40। नाव की चाल जो होगी गति क्या होगी 40 होगी ना, 4a है तो होगी 40 km/h, ठीक। नाव का ही पूछा है, शांत जल में नाव की गति तो 40 km/h होगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सुरेश महेश मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन सुरेश अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, ठीक। तो गणना कीजिए कि महेश इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए दोनों मिलकर सुरेश को यस मान लेते हैं और महेश को यम। तब सुरेश महेश दोनों मिले तो दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक। जब 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे 1/15 भाग, ठीक। एक दिन में इतना करेंगे। अब कर रहा है सुरेश अकेले 30 दिन में कर रहा है, तो सुरेश एक दिन में कितना काम करेगा, सुरेश एक दिन में काम करेगा 1/30 भाग, ठीक, 1/30 भाग। अब कह रहा है कि महेश इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो हम लोग पहले निकालते हैं कि महेश 1 घंटे में या फिर एक दिन में कितना काम करेगा, दिन दिया है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसमें हम लोग रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो यम मतलब महेश का एक दिन का काम, महेश का एक दिन का काम हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक बटे 30 भाग, मतलब महेश भी एक दिन में 1/30 भाग करेगा काम। तो एक दिन में 1/30 भाग करेगा तो पूरा काम कितना है, 1 है, ठीक, तभी तो 1/1 में कर रहे हैं, ठीक। पूरा काम अगर 1 है तो महेश कितने दिनों में पूरा काम कर लेगा, तो होता है क्या, समय बराबर क्या होता है, इसमें समय बराबर होगा महेश द्वारा लिया गया समय जो होगा, कुल काम जो है 1 है और बटे में उसकी क्षमता 1/30, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 30 दिन, ठीक, 30 दिन होगा, 30 दिन में पूरा कर सकता है महेश भी, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ट्रेन एक समान गति से 840 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा करने में 1.5 घंटा कम समय लगते ना, 1.5 घंटा कम लगता, तो कह रहा है कि इसे समांतर कितना समय लगता।
तो 1.5 घंटा कम लगता कब, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और बढ़ता तब कह रहा है इस समय कितना लग रहा है, इस समय कितना लग रहा है भाई, इस समय अगर मान लेते हैं हम कितनी रफ्तार से चल रही है, पहले रफ्तार मान लेते हैं, समय बाद में निकल जाएगा। ठीक, इसकी गति मान लेते हैं क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो x किलोमीटर पर आवर है तो 840 किलोमीटर जो दूरी चल रही है x की रफ्तार से, और 840 किलोमीटर चलेगी कब, जब 10 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का अंतर है 1.5 घंटा, तो 3/2 घंटा। ठीक, इतना घंटा है, अंतर इतना ही है। अब कह रहा है इसको हम लोग पहले इसकी गति निकाल लेते हैं। ठीक, गति निकाल लेते हैं तो समय निकल ही जाएगा। गति निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा x और ब्रैकेट में x प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा 840 x प्लस 8400, इतने का गुणा किए हैं इसमें। ठीक, और माइनस से क्या हो जाएगा 840 x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको करते हैं तो इससे कट जाएगा, मिलेगा हमें क्या, तो क्या मिलेगा ये 28 × 84, 28 × 84 होगा तो 280 हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x और x प्लस 10 बराबर मिलेगा 28 गुना क्या होता है 5600। ठीक, तो इसका करेंगे गुणा तो x स्क्वायर प्लस 10x, और इसको इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 5600। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप सभी लोग सॉल्व कर ही लेंगे। इसको दो भागों में बांटना है, गुणा करने पर 5600 माइनस 5600 आना चाहिए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए, 10x। तो इसको सिंपल सा कर लेंगे, 7×8 = 56, मतलब 70-80 हो जाएगा। x स्क्वायर 70-80 होगा, 80 मतलब यहाँ प्लस मिलाना है तो बड़े वाले को आगे रखेंगे, प्लस 80x और माइनस 70x, माइनस हो जाएगा 5600 बराबर 0। इसको अगर करते हैं तो x लेंगे तो x प्लस 80 और माइनस लेते हैं इधर तो क्या मिलेगा 70 अगर कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमें x प्लस 80 बराबर 0। अब क्या मिलेगा x प्लस 80 और x माइनस 70 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 मानकर रख लेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर 1 मान निकलेगा माइनस 80, जो कि पॉसिबल नहीं है गति। ठीक, और x बराबर मिलेगा 70, तो ये पॉसिबल है क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है। तो मतलब ये जो उसकी चाल होगी कितनी होगी, सामान्यतः 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। लेकिन पूछा है समय, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर होगा 840, टोटल दूरी तो 840 किलोमीटर है ना, और रफ्तार कितना है 70, 12 × 7 = 84, मतलब 12 घंटा, क्योंकि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि P और Q अलग अलग काम करके एक काम का क्रमशः 12, एक काम को 12 घंटे और 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, एक दिन छोड़कर काम करते हैं। P पहले दिन काम शुरू कर देता है तो पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एक दिन छोड़कर काम करने का मतलब काम तो लगातार हो रहा है, लेकिन जैसे आज P कर रहा है काम तो कल Q करेगा, परसों अब P की बारी आएगी, फिर उसके बाद आएगी Q की बारी, फिर P की बारी आएगी। इस तरीके से सब काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के, मतलब साथ में नहीं कर रहे हैं, और काम रोज हो रहा है, एक लोग रोज कर रहे हैं काम। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग करते हैं, जो P है और Q है, P कितने समय में काम कर रहा है 12 दिन में और ये 18 दिन में, इन दोनों का टोटल काम निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे हो जाएगा 36, 36 होगा तो 12 × 36 और हो जाएगा 18 दूनी 36। मतलब यहां से साफ पता चल रहा है कि जो P है, P एक दिन में, P
एक दिन में जो है 3 काम कर रहा है, पी इसकी क्षमता क्या है, पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ठीक। और क्यू जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक। तो ये दोनों 2 दिन में 5 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक। तो काम कितना है, 36 है, ठीक, 36 है। तो देखिए एक दिन में पी कर रहा है, पी पहले दिन से शुरू हुआ है। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 2 दिन में दोनों क्या कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, अगर हमें क्या करना है, 36 काम कराना है, तो भाई 7 से गुणा करेंगे तब बात बन सकती है, 7 से इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 दिन हो जाएगा। 14 दिन में कमा कितना करेंगे सब, 35। लेकिन हमें कराना है 36 कार्य, एक काम और कराना है, और एक काम कराना है किससे कराएंगे, पी पहले दिन काम शुरू करता है तो पी को पहले रखते हैं, ठीक ना। और ये सब हम लोग निकालें तो 14 दिन में 35 काम करते हैं, कब, जब दोनों साथ साथ, मतलब एक दिन अल्टरनेट पर है, एक पहले वाले दिन का उसका नहीं जोड़ा जा रहा है, पहले वाले दिन काम करेगा पी, पी काम करेगा। देखिए पी काम कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम जो करेगा, एक कार्य जो करेगा कितने करेगा, 1/3 दिन में करेगा, ठीक ना, 1/3 दिन में। तो एक कार्य और हमें जोड़ना है, तो एक कार्य और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 कार्य तो पूरा हो गए। और उसके बाद अब 1/3 दिन भी तो जोड़ेंगे, 1/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 सही 1/3 दिन। इतने में पूरा काम खत्म हो जा रहा है। पूरा काम कितना था, 36 ही था ना, इतना काम खत्म हो जा रहा है। देखिए ऑप्शन में है, तो भाई मिक्स फ्रैक्शन में तो है नहीं, 14 3 42 43, 43/3, 43/3 ऑप्शन सी जो कि सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन तो एकदम मस्त है, दूरी समय चाल पर है और कुछ है नहीं। तो कह रहा है पी और क्यू क्रमशः बिंदु ए बी तक, ए से बी तक है, एक ही समय पर 32 किलोमीटर की रफ्तार से और 40 की रफ्तार से, ठीक ना, चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी और क्यू को 15 मिनट, पी को क्यू से 15 मिनट अधिक समय लगता है, क्यू से अधिक समय लगता है, मतलब क्यू की रफ्तार क्या है, ज्यादा है, और पी का कम है, तभी तो 15 मिनट अधिक ले रहा है। तो ए बी की कुल दूरी, ए बी की कुल दूरी, चलिए ए बी की दूरी, ए से बी की दूरी जो है ए बी मान लेते हैं, ठीक, ए से बी है जो। अब देखिए जो पी है, पी 32 की रफ्तार से चल रहा है, तो ये कितना समय लेगा भाई, दूरी बट्टे चाल, और ये तो ज्यादा समय ले लेगा ना, क्योंकि रफ्तार इसका कम है, समय ज्यादा ले लेगा, और दोनों का अंतर है 15 मिनट का, ए बी बट्टे 40, दोनों 15 मिनट, मतलब घंटे की बात हो रही है तो यहां भी घंटा ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 से पहले काटते हैं, 8 चौके 32, 8 तो पहले लिख ही लेंगे भाई, 8 पंजे 40 और 20, ठीक, कितना हो जाएगा, 180, 180 हो जाएगा, और सॉरी 160 होगा, 160 होगा तो 32 से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो मतलब 5 ए बी, ठीक, और माइनस इसको जब काटेंगे 40 को तो कितना मरेगा, 4 चौके 16, 4 ए बी बराबर यहाँ कितना है, 15 चौके 60, मतलब 1/4, 1/4 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 को उधर ले जाएंगे, मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को एक क्लास समझ में आया होगा और मजा भी दिया होगा। क्वेश्चन कोई खास था नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक। तो आप सभी देखें कि एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना तैयारी धूमधाम से करिए। हम लोग पर डे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, सीरीज चला रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।